कभी कभी जिंदगी में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो सच होता है वो किसी तूफान से कम नहीं होता। मनोज को लगता था उसका घर खुशियों से भरा है। एक समझदार पत्नी, प्यार करने वाली माँ और सुकून भरा जीवन। लेकिन एक दिन नौकरानी के फोन ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जो राज उस घर में छिपा था, उसे जानकर उसकी रूह कांप उठी। क्या सच में हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा होता है? आज जो मनोज ने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। जब नौकरानी का फोन आया तो मनोज ने गुस्से में कहा, मैं तेरे घर क्यों आऊं? लेकिन उसकी बार बार जिद करने पर मनोज उसके घर पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं और वह धम्म से कुर्सी पर गिर पड़ा। उसके सामने जो था, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। जिसने भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। शाम का वक्त था। हवाओं में हल्की ठंडक थी। बड़े से मकान की खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर फैल रही थी। यह घर शहर के सबसे संभ्रांत इलाकों में से एक था। बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट लगता था, जैसे कोई सपनों का महल हो, लेकिन अंदर इस घर की दीवारों ने जो देखा था वह किसी को पता नहीं था। विमला अपनी उम्र की 20-22 की एक साधारण सी लड़की थी। गांव से आई थी, चेहरे पर मासूमियत। वह पिछले 5 सालों से मनोज के घर पर काम कर रही थी। उसकी दुनिया सीमित थी। सुबह से शाम तक घर का काम, फिर अपने छोटे भाई बहनों के लिए कमाई भेजना। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने घर के मालिक मनोज का दिल जीत लिया था। लेकिन घर की मालकिन सुधा को यह कभी पसंद नहीं आया। सुधा दिखने में सुंदर, चाल चलन में शालीन। जब पति मनोज सामने होता तो वह एक आदर्श बहू और पत्नी बन जाती। माँ जी, आप आराम कीजिए, ये दूध लीजिए, दवा खा लीजिए। ऐसा दिखावा करती कि कोई भी देखे तो कहे, वाह, कैसी परफेक्ट औरत है। लेकिन जैसे ही मनोज ऑफिस निकलता, सुधा का चेहरा बदल जाता। उसकी जुबान जहरीली हो जाती और गुस्सा शांति जी, सास पर बरसता। शांति जी, 60 साल की शांति जी अपने बेटे के घर में रहती थीं। वह बहुत सरल और दयालु स्वभाव की थी। उनका मनोज ही सहारा था। लेकिन बहू सुधा का असली चेहरा उन्होंने सालों से झेला था। मनोज के सामने सुधा मामा करती रहती और उसके जाते ही कहती, ओ माँ जी, जरा ये बर्तन धो दो, झाड़ू लगा दो, और खाना भी तुम ही बना दो। मैं थक जाती हूँ। बेचारी शांति जी चुपचाप सब करती रहती। विमला सब देखती थी, हर दिन, हर पल। उसे गुस्सा भी आता और तरस भी। एक दिन उसने हिम्मत करके शांति जी से कहा, माँ जी, आप मनोज साहब से क्यों नहीं कह देती? वह बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर उन्हें सच पता चल जाएगा तो वह आपको कभी तकलीफ नहीं देंगे। शांति जी ने फीकी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, नहीं बेटी, मेरा बेटा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वह मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। उल्टा वह यही सोचेगा कि मैं उसके घर को तोड़ना चाहती हूँ। विमला की आंखें भर आईं। लेकिन माँ जी, ये तो अन्याय है। शांति जी ने चुपचाप उसकी हथेली दबाई। कुछ सच ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जा सकते बेटी। उन्हें दोनों को पता नहीं था कि ये सारी बातें दरवाजे के पास खड़ी सुधा सुन रही थी। सुधा के चेहरे पर गुस्से की लाली थी। तो ये नौकरानी मेरी चुगली कर रही है, मेरी सास को भड़का रही है। नहीं, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मनोज के सामने इसकी ऐसी छवि बनाऊंगी कि ये घर से बाहर धक्के मारकर निकाली जाएगी। उस रात सुधा ने अपने दिमाग में एक खतरनाक खेल रच लिया। अगली सुबह, और यह सारा खेल अब सीधा जा गिरने वाला था विमला पर। सुबह का समय था। मनोज तैयार होकर ऑफिस जाने ही वाला था। तभी अचानक सुधा ने पूरे घर में शोर मचा दिया। अरे मनोज, मेरी गोल्ड की चेन नहीं मिल रही। कल रात यहीं रखी थी, अब गायब है। मनोज हक्का बक्का रह गया। क्या? गोल्ड की चेन? तुमने ढूंढा अच्छे से? सुधा ने गुस्से में कहा। क्या मैं पागल हूँ? मुझे अच्छे से याद है। मैंने कल रात अपनी चेन यहीं रखी थी, और आज सुबह उठकर देख रही हूँ तो चेन गायब है। मनोज परेशान होकर बोला, लेकिन इस घर में तुम्हारे, मेरे और माँ के अलावा आता ही कौन है? सुधा ने आंखें तरेरते हुए कहा, आती है ना, विमला। वही सुबह सुबह कमरों की सफाई करने आई थी।
पक्का उसी ने लिया होगा। यह सुनकर मनोज सन्न रह गया। नहीं सुधा, आज इतने सालों से विमला हमारे घर में काम कर रही है, कभी 1 रुपया इधर उधर नहीं हुआ। वह चोरी कैसे कर सकती है? लेकिन सुधा अड़ी रही। तुम्हें विश्वास ना हो तो अभी बुलाकर पूछ लो। मनोज ने जोर से आवाज लगाई। विमला, इधर आओ। विमला घबराकर दौड़ती हुई आई। जी साहब? मनोज ने सीधे पूछा। सुधा की गोल्ड की चेन गायब है, क्या तुमने ली है? विमला का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। नहीं साहब, मैं कसम खाती हूं, मैंने कभी आपके घर से 1 रुपया तक नहीं उठाया। ये तो सोने की चेन है, मैं कैसे ले सकती हूँ? सुधा गुस्से में चिल्लाई। झूठ मत बोल। कल रात तक चेन यहीं थी और सुबह तू कमरे में गई थी, और अब चैन गायब है। सच सच बता, वरना पुलिस बुलाऊंगी। विमला का गला सूख गया। आंसू उसके गालों पर बह निकले। मालकिन, यकीन कीजिए, मैंने चैन नहीं ली। आप मेरा पूरा सामान चेक कर लीजिए। मनोज ने सख्त आवाज में कहा। विमला, सच बता दो। अगर तुमने ली है तो कह दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर झूठ बोलोगी तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। विमला घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली। साहब, मैं सच कह रही हूं, मैंने चेन नहीं ली। अगर मैंने ली होती तो अभी मेरे पास होती ना। आप चाहें तो मेरी तलाशी ले लीजिए। लेकिन सुधा अब रुकने वाली नहीं थी। उसने तुरंत फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दिया। करीब 10 मिनट बाद पुलिस घर पहुंच गई। एक इंस्पेक्टर और साथ में महिला कांस्टेबल आई। सुधा ने पुलिस को पूरा किस्सा बताया। इंस्पेक्टर साहब, यही लड़की है, मेरे घर में काम करती है। कल रात तक मेरी गोल्ड चेन थी और आज सुबह गायब है। इसी ने चेन ली है। इंस्पेक्टर ने विमला से सख्ती से पूछा। चल, सच सच बता, कहाँ रखी है चेन? निकाल कर दे। विमला रोते हुए बोली। साहब, मैंने सच में चेन नहीं ली। आप चाहें तो मेरा पूरा शरीर, मेरा थैला, सब चेक कर लीजिए। महिला कांस्टेबल ने विमला की पूरी तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर ने सुधा से कहा। मैडम, इसके पास तो कुछ नहीं है। सुधा झुंझला गई। तो क्या इसे छोड़ दें? पक्का इसने कहीं छुपा दिया होगा या बाहर फेंक दिया होगा। गरीबों का कोई ईमान नहीं होता। विमला की आंखों में आग भर आई। हाँ, हम गरीब हैं, लेकिन हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है। आपने आज मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। अगर आपको काम से निकालना है तो निकाल दीजिए, लेकिन मुझे चोर मत कहिए। मनोज ने सख्ती से कहा। सुधा, अगर विमला ने चोरी की होती तो चेन उसके पास मिलती। जब उसके पास कुछ मिला ही नहीं, तो क्यों इस पर इल्जाम लगा रही हो? इंस्पेक्टर ने भी कहा। देखिए मैडम, बिना सबूत के हम इस लड़की को पकड़ नहीं सकते। घर में अच्छे से ढूंढिए, चेन कहीं रखी रह गई होगी। सुधा का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय और गुस्से में कहा। ठीक है, चाहे चेन मिले या ना मिले, मैं इस लड़की को अपने घर में एक पल नहीं रखूंगी। कल को पता नहीं और क्या चुरा ले। उसने विमला से सीधे कहा। अपना हिसाब कर ले और अभी के अभी निकल जा। आज के बाद इस घर में कभी मत आना। विमला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा। मालकिन, आपने मुझ पर जो इल्जाम लगाया वह गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब इस घर में काम करने नहीं आऊंगी। आप सही कह रही हैं, जो अपनी सास की सगी नहीं हो सकी, वह किसी की क्या होगी। यह सुनते ही मनोज चौंक गया। क्या मतलब? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी माँ के साथ सुधा क्या करती है? विमला ने हिम्मत जुटाकर सब सच बोल दिया। साहब, आपके ऑफिस जाने के बाद माँ जी से सारा काम करवाती हैं, उनसे झाड़ू पोंछा करवाती हैं, खाना बनवाती हैं और उनके पैर तक दबवाती हैं। और आपके आने के बाद माँ जी का ख्याल रखने का नाटक करती हैं। मनोज को जैसे किसी ने झकझोर दिया। उसने सुधा से पूछा। सुधा, ये सच है? सुधा रोते हुए बोली। अरे नहीं मनोज, ये गरीब लड़की चोरी करते पकड़ी गई तो अब हम दोनों के रिश्ते पर फूट डालने की कोशिश कर रही है। मैंने माँ जी के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया है। अगर आपको यकीन ना हो तो माँ से पूछ लो। मनोज भागकर शांति जी के पास गया। माँ, सच सच बताइए, क्या सुधा आपके साथ बुरा बर्ताव करती है? शांति जी का दिल कांप उठा। उनके सामने मुश्किल थी। अगर वे सच बोल देती तो सुधा का गुस्सा और बढ़ जाता और उनका बुढ़ापा और दुखों से भर जाता। आखिरकार उन्होंने डरते हुए झूठ बोल दिया। नहीं बेटा, बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। विमला को ना जाने क्यों ऐसा लगता है। मनोज का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में विमला से कहा।
तुम झूठ बोल रही हो। आज इतने सालों तक हमने तुम्हें परिवार जैसा समझा और तुमने बदले में चोरी और झूठ दिया। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। इंस्पेक्टर ने कहा। चेन नहीं मिली तो कोई केस नहीं बनता। हम निकलते हैं। पुलिस चली गई और विमला आंसुओं से भीगी आंखों के साथ उस घर से हमेशा के लिए निकल गई। करीब 6 महीने बीत चुके थे। घर का माहौल अब सामान्य लग रहा था। मनोज रोज की तरह ऑफिस के काम में व्यस्त था। अचानक उसके मोबाइल पर घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम देखकर वह चौंक गया। विमला। मनोज सोचने लगा। ये विमला। इसका नंबर मेरे मोबाइल पर क्यों आ रहा है? अब इसे मुझसे क्या काम हो सकता है? पहली बार उसने कॉल को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी बार भी उसने फोन नहीं उठाया। लेकिन जब तीसरी बार लगातार कॉल आया तो मनोज चिढ़ गया। उसने गुस्से में फोन उठाया और बोला, विमला, तू मुझे फोन क्यों कर रही है? अब क्या काम है तेरा मुझसे? फोन के उस पार से धीमी कांपती हुई आवाज आई। साहब, आप मेरे घर एक बार आ जाइए। मुझे आपको एक चीज दिखानी है। मनोज झुंझला गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है विमला। मैं तेरे घर क्यों आऊंगा? और मुझे तेरे घर जाकर कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। तू फोन रख और दोबारा मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से उसके मोबाइल की घंटी बजी। मनोज ने देखा, फिर से विमला का नंबर। वह गुस्से से तिलमिला उठा। क्या पागल हो गई है तू विमला? तुझे पता है मैं कौन हूं? तू मेरे घर में काम करती थी और वहीं तूने चोरी की। ऊपर से तूने पति पत्नी को लड़ाने की कोशिश की। और अब क्या बाकी रह गया है जो 6 महीने बाद तू मुझे फोन कर रही है? उधर से विमला की आवाज आई। साहब, बस मेरी एक बात सुन लीजिए। आपको सिर्फ एक बार मेरे घर आना होगा। यहाँ आपको सब सच दिख जाएगा। मनोज का माथा ठनका। क्या मतलब? कौन सा सच? तेरा कोई नया ड्रामा है क्या? विमला धीरे से बोली। साहब, ये ड्रामा नहीं है। मैं झूठी नहीं हूं। बस एक बार आइए, सब कुछ आपके सामने साफ हो जाएगा। मनोज गहरी सोच में पड़ गया। आखिर ऐसा क्या है जो विमला बार बार मुझे बुला रही है? मनोज बोलता है। देख विमला, तू मेरे घर कम कर रही थी तो एक काम करने वाली है। और मैं एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाला बड़ा आदमी हूँ। मैं तुम जैसी काम करने वाली के घर अगर आया तो सोच मेरी इज्जत का क्या होगा। कम से कम मेरे इज्जत का तो ख्याल रख है। मैं तेरे घर क्यों आऊंगा? मैं नहीं आऊंगा। विमला ने कहा। सर, एक बार इंसानियत के नाते तो आ सकते हैं। मेरे घर मनोज को समझ में नहीं आ रहा था। आखिर विमल उसे क्यों बुला रही है? उसने विमला से कहा। मैं नहीं आ सकता हूं। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। उसके बाद मनोज ऑफिस का काम तो कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार विमला की बात घूम रही थी। आखिर विमल क्या दिखाना चाह रही है? कौन से सच की बात बताना चाह रही है? मनोज का दिमाग अब रह रहकर विमला की बातों पर जा रहा था और उसने लंच टाइम में छुट्टी लेकर विमला के घर जाने का मन बना लिया और वह ऑफिस से अपनी कार में बैठकर विमला के घर के लिए निकल गया। करीब आधा घंटा बाद में विमला के घर पहुंचा और घर में पहुंचने के बाद उसने विमला के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, विमला ने दरवाजा खोला। मनोज को सामने देखकर विमल बोली, साहब, आप आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे कहने पर मेरे घर आ गए। मुझे तो लगा कि आप नहीं आएंगे। मनोज ने कहा, फालतू की बातें बंद करो। आखिर तुम मुझे अपने घर क्यों बुलाना चाह रही थी? और क्या दिखाना है? विमला ने कहा। साहब, अंदर आइए, तभी दिखा पाऊंगी। मनोज हिचकियाते हुए कहता है, अंदर? मैं तुम्हारे घर अंदर नहीं आऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? एक काम करने वाली के घर में अंदर गया था। सोचो मेरी इज्जत का क्या होगा? विमला ने कहा, सर, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी इज्जत वैसे भी खराब हो जाएगी। मैंने तो आपकी इज्जत बचाने की कोशिश की है। विमल के यह बात सुनकर मनोज हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर बात क्या है। बार बार विमला के कहने पर वह विमला के घर अंदर चला जाता है और विमल आगे आगे और पीछे पीछे मनोज चल रहा होता है। करीब एक कमरा छोड़कर दूसरे कमरे के अंदर विमल चली जाती है। मनोज पहले कमरे के अंदर जाने में थोड़ा हिचकी जाता है। तभी अंदर से विमल कहती है, साहब, अंदर आकर देखिए। मनोज ना चाहते हुए भी उस कमरे के अंदर जाता है और जैसे ही वह अंदर जाता है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे इतना बड़ा झटका लगता है कि वह धम्म से वही कुर्सी पर बैठ जाता है।
मनोज चौंक कर विमला से कहता है, विमल, मेरी माँ तुम्हारे घर में क्या कर रही हैं? फिर अपनी माँ की तरफ देखकर मनोज कहता है, माँ, आप तो तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी, फिर आप यहाँ विमला के घर, ये सब कैसे? और आपकी यह हालत कैसे हो गई? मनोज की माँ एकदम दुबली पतली हो गई थी। उनका शरीर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से बीमार चल रही और उन्हें ठीक से खाने पीने का समय भी न मिला हो। उनका शरीर इतना कमजोर और थका हुआ दिखाई दे रहा था कि मनोज का दिल मानो कांप उठा। उनके चेहरे पर पीड़ा और थकान के निशान स्पष्ट थे, जैसे कोई लंबे समय से इन परिस्थितियों में रह रही हो। आपकी हालत ऐसी कैसी हो गई? आप तो तीर्थ गई हुई थीं, फिर आप यहाँ विमला के घर, ये सब कैसे हुआ? शांति जी मनोज की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगीं। उनके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे और शब्द उनके मुंह से बस फूट फूट कर ही निकल रहे थे। इस दृश्य को देखकर मनोज का दिल और भी भारी हो गया। उसकी आंखों में हताशा और चिंता के साथ गुस्सा भी झलक रहा था। वह धीरे से विमला की तरफ देखने लगा और कहता है, विमल, आखिर मेरी माँ की यह हालत कैसे हुई? मेरी माँ तुम्हारे घर में क्या कर रही हैं? क्या तुमने कुछ मेरी माँ के साथ गलत किया है? विमला ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, साहब, हम जैसे गरीब लोगों की औकात नहीं है साहब, आप लोगों के साथ कुछ गलत करने की। गलत तो बड़े लोग ही करते हैं, हम गरीबों के साथ। उसकी यह व्यंग्यपूर्ण और शांत मुस्कान औरत की गरिमा के साथ जुड़ी हुई थी। यह सुनकर मनोज ने एक नजर विमला को देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी और सच्चाई झलक रही थी। फिर वह धीरे से अपनी माँ की तरफ मुड़ा और बोला, माँ, आप ही सच बताइए, हुआ क्या? मनोज की आवाज कांप रही थी। वह अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। उसने माँ का ठंडा होता हाथ पकड़कर कहा, माँ, बताइए ना, आखिर हुआ क्या? सुधा ने तो मुझे बताया था कि आप तीर्थ यात्रा पर गई हैं 2 महीने के लिए। मैंने आपको फोन भी लगाया था, लेकिन आपका फोन कभी नहीं लगा। तब सुधा ने कहा था कि वहां नेटवर्क नहीं है, आप अपनी सहेलियों के साथ गई हैं, इसलिए मैंने भी भरोसा कर लिया। लेकिन अब आपकी यह हालत देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्लीज माँ, सच बताइए, मेरे से आप क्या छिपा रही हैं? मनोज की आवाज में दर्द था, आंखों में सवालों का तूफान। उसकी सांसें भारी हो गई थीं, कमरे की हवा भी जैसे रुक गई थी। शांति जी बार बार रोए जा रही थी, पर अब वह जानती थी कि सच्चाई ज्यादा देर तक छिपाई नहीं जा सकती। उन्होंने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में बोली, बेटा, मैं सच बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं बहू की सच्चाई तुझे बताऊंगी तो कहीं तू मेरा यकीन ना करे और तू मुझे घर से ना निकाल दे। इस डर के कारण मैं अब तक चुप रही। मैं तो आज भी तुझे कुछ ना बताती, पर इस विमला ने तुझे फोन कर दिया। मैं तो इसे कब से मना कर रही थी। मैं आज विमला के घर 15 दिनों से हूँ बेटा। मैंने तो इसे मना किया था, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और इसके पास पैसे नहीं थे इलाज के, इसलिए तुझे फोन करके यहाँ बुला लिया। मैं तो तुझे कभी ना बुलाती। अपनी माँ की यह बात सुनकर मनोज का दिल जैसे दर्द से फट जाएगा। उसे ऐसा लग रहा था, आखिर उसने अपनी माँ के दुख को कैसे नहीं समझा। उसकी माँ उस पर यकीन क्यों नहीं कर पाई। उसे ऐसा लगने लगा कि वह एक अच्छा बेटा नहीं था। तभी तो उसकी माँ उस पर भरोसा नहीं कर पाई और इतना दर्द सहते हुए भी उसने उसे कभी कुछ नहीं बताया। यह सोचकर मनोज बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी माँ से माफी मांगते हुए रोने लगता है। शांति जी कहती हैं, बेटा, जो हो गया वह जाने दे, यह सब किस्मत का खेल है। मनोज ने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, अब कुछ मत छिपाना प्लीज, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ। शांति जी ने गहरी सांस ली, फिर टूटी आवाज में बोली, जब तू ऑफिस जाता था ना बेटा, तेरी सुधा, तेरी वो बीवी, मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। खाना नहीं देती थी, घर का सारा काम मुझसे करवाती थी, मुझे गालियां देती थी और कहती थी, तेरी औकात क्या है बूढ़ी औरत, इस घर में तेरी वजह से ही अशुभता आती है। जब तू घर आता, वो नाटक करती थी, मुझे पानी पिलाती, मेरे पैरों को दबाती और तू यही समझता कि वो बहुत अच्छी बहू है। मैं कुछ कहना चाहती थी, पर मुझे डर था
कि तू मेरी बात नहीं मानेगा, क्योंकि तेरे लिए तेरी बीवी एक देवी थी। मनोज की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे किसी ने उसके सामने से नकाब हटाया हो। वह धीरे से बोला, माँ, तो क्या यह सब सच था? शांति जी ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ बेटा, सच था। और एक दिन जब तू बिजनेस टूर पर गया था, उसने मुझे घर से निकाल दिया और तुझसे कहा तीर्थ यात्रा जा रही हूँ। मेरे नाम से मेरी चीजें भी पैक कर दी और तेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए मेरी टिकट भी कर दी और मेरा फोन भी छीन लिया। मैं बेघर हो गई थी। तभी विमला ने मुझे देखा, मंदिर के पास गिरती हुई। उसने मुझे उठाया, खाना दिया और अपने छोटे से घर में जगह दी। बेटा, अगर यह लड़की ना होती तो मैं शायद जिंदा ना रहती। कमरे में सन्नाटा छा गया। मनोज के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके भीतर गुस्सा, शर्म और पछतावे का तूफान उठने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं कितना अंधा था। मैं उस औरत की सच्चाई नहीं समझ पाया जिसने तुम्हें मेरे घर से निकाल दिया, और मैंने उसी पर भरोसा किया जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। विमला चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, बस संतोष था कि अब सच सामने आ चुका है। मनोज की आंखों में अब सिर्फ एक आग थी। शांति जी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उनका गला भर आया, पर उन्होंने खुद को संभालते हुए मनोज की ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, और बेटा, उस दिन जो सोने की चेन की चोरी का इल्जाम विमला पर सुधा ने लगाया था ना, वो चेन कभी चोरी ही नहीं हुई थी। मनोज चौंक गया। क्या? तो फिर? शांति जी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो पल फिर से उनकी आंखों के सामने घूम गया हो। वो सब सुधा का बनाया हुआ झूठ था। उसे विमला को घर से निकालना था, क्योंकि विमला ने मुझसे कहा था कि माँ जी, अब तो बस बहुत हो गया। आपको सब कुछ मनोज जी को बता देना चाहिए। और उसी वक्त सुधा ने हमारी बातें सुन ली। उस दिन उसके चेहरे पर जो गुस्सा था ना बेटा, वो मुझे आज तक याद है। मनोज की मुट्ठियां कस गईं। शांति जी ने आगे कहा, उसके बाद अगले ही दिन उसने सोने की चेन गायब कर दी और इल्जाम विमला पर लगा दिया। सबके सामने कहा कि इसने चोरी की है। किसी को शक भी नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत चालाकी से सब कुछ करती थी। तू भी तब ऑफिस में था और घर लौटकर सिर्फ उसका बनाया हुआ नाटक ही देख पाया। शांति जी की आवाज भारी हो चुकी थी। उन्होंने धीमे से कहा, वो विमला को घर से निकालना चाहती थी ताकि कोई उसे सच बता ना सके। मुझे बाद में बहू ने खुद बताया। उसने कहा था, देख बुढ़िया, वो काम वाली तेरे साथ मिलकर मेरा पर्दाफाश करने वाली थी। देखा तूने उसका क्या हाल हुआ। अगर तू भी ठीक से नहीं रही ना, तो तेरा भी यही हाल करूंगी। अब मनोज के पूरे शरीर में खून खौलने लगा। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिख रही थीं। वो बमुश्किल अपने आंसू रोकते हुए बोला, माँ, तो आप इसलिए आज तक चुप थीं? उस औरत के डर से? शांति जी ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, मैं तेरी खुशी के लिए चुप रही। मुझे लगा अगर मैंने कुछ कहा तो तू टूटा हुआ महसूस करेगा। पर अब जब विमला ने हिम्मत दिखाई और तुझे बुलाया, तो मुझे लगा अब सच सामने आ ही जाना चाहिए। मनोज ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया। अब और कोई नहीं रोएगा माँ, ना आप, ना विमला। अब सबका हिसाब बराबर होगा। जो कुछ सुधा ने किया है, उसका एक एक जवाब उससे मिलेगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन अंदर मनोज के दिल में तूफान उठ चुका था। उसने बिना कुछ कहे अपनी माँ शांति जी और विमला को कार में बैठाया और तेजी से घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, सुधा, तूने मेरी माँ के साथ ये अच्छा नहीं किया। करीब आधे घंटे बाद मनोज घर पहुंचा। उसने कार को जोर से ब्रेक लगाकर रोका, दरवाजा खोला और तेजी से ऊपर अपने फ्लैट की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचते ही सुधा मुस्कुराते हुए बाहर आई। अरे मनोज, आज आप इतनी जल्दी? क्या बात है, सब ठीक तो है? मनोज ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा। हाँ, सब ठीक है। बस ऑफिस में आज काम थोड़ा कम था, तो बॉस से छुट्टी लेकर जल्दी आ गया। सुधा मुस्कुराई। अच्छा हुआ। चलो, आज कहीं बाहर घूम आते हैं। कितने दिन हो गए साथ टाइम बिताए? मनोज ने ठंडे स्वर में पूछा। पहले ये बताओ सुधा, माँ की कोई खबर है?
कब लौटेंगी वो तीर्थ यात्रा से? सुधा के चेहरे का रंग उड़ा। वह थोड़ी हकलाई, आंखें चुराने लगी और होठों पर बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश की। अरे हाँ, कल ही मेरी आंटी से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि माँ जी तो बहुत अच्छे से हैं, बस थोड़ा टाइम लगेगा। चारों धाम गई हैं ना, तो सफ़र लंबा है। वहाँ नेटवर्क नहीं है, इसलिए उनका फ़ोन नहीं लग रहा। माँ जी तो आंटी जी के फ़ोन से बात करती हैं, कल भी बात हुई थी। पर आप ऑफ़िस में थे तो मैंने कहा रहने दो, मैं मनोज को बता दूंगी। मनोज उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था और हर झूठ उसके दिल में चुभता जा रहा था। उसके चेहरे पर अब गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बहुत सुंदर कहानी बनाती हो सुधा, पर अब ये नाटक बंद करो। सुधा चौंक कर बोली, क्या मतलब? मनोज की आवाज अब कठोर हो चुकी थी। मतलब ये कि जिस माँ को तुमने तीर्थ यात्रा पर बताया था, वो माँ पिछले 1 महीने से मंदिरों के बाहर भीख मांग रही थी। हाँ सुधा, मेरी माँ, जिन्हें तुमने घर से निकाल दिया, वो भूखी प्यासी गलियों में भटक रही थी और तुम यहाँ बैठी तीर्थ यात्रा का झूठ रच रही थी। सुधा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके शब्द गले में अटक गए। तभी मनोज ने दरवाजे की ओर मुड़कर जोर से कहा, आओ माँ, आओ विमला। दरवाजा खुला और अंदर आई शांति जी, एकदम कमजोर, थकी हुई। उनके पीछे खड़ी थी विमला, आंखों में आंसू और होठों पर सच्चाई की हिम्मत। मनोज ने सुधा की ओर इशारा करते हुए कहा, सुधा, अगर मेरी माँ तीर्थ यात्रा में है, तो ये औरत कौन है? पहचानती हो इसे? सुधा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने एक कदम पीछे लिया, पर मनोज की आंखों से नजरें नहीं मिला पाई। कमरा अब सन्नाटे में डूब चुका था। बस शांति जी के कांपते होठों से निकली धीमी सी आवाज गूंज रही थी, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं सुधा, सब कुछ सामने आ चुका है। सुधा की आंखें अब डर से चौड़ी हो चुकी थीं। वह हकलाते हुए बोली, मनोज, ये ये सब क्या नाटक है? ये औरतें मेरे घर में कैसे आईं? मनोज ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, नाटक नहीं सुधा, सच है। वो सच जो तूने 6 महीने से छुपा रखा था। वो सच जो अब तू चाहे तो भी नहीं छुपा सकती। विमला ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, साहब, अब इन्हें खुद बताने दीजिए कि इनकी करतूत क्या है। सुधा ने गुस्से से विमला की तरफ देखा। तू तू अभी भी मेरी जिंदगी में झर घोलने आई है? तुझे तो मैंने। मनोज चीख पड़ा, बस सुधा, अब एक शब्द भी मत बोलना। मेरी माँ को घर से निकालने वाली तू अब इंसानियत का नाटक मत कर। तूने झूठ बोला, तूने साजिश रची और तूने मेरी माँ को भिखारी बना दिया। शांति जी, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, मनोज, उसे बोलने दो बेटा। देखो अब ये क्या नया झूठ बोलती है। सुधा का चेहरा अब पसीने से भीग चुका था। उसने एक कुर्सी पकड़ ली, जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। सुधा अब कांपते हुए कुर्सी पर बैठ गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कमरे में एक सन्नाटा फैल गया था। मनोज की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। बोलो सुधा, उसने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा, क्यों किया तूने ये सब? मेरी माँ को इस हालत में क्यों पहुंचाया? सुधा ने नजरें झुका लीं। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, हाँ मनोज, ये सच है। मैंने ही तुम्हारी माँ को घर से निकलवाया। मनोज का दिल जैसे थम गया। सुधा अब फूट पड़ी, मुझे तुम्हारी माँ पसंद नहीं थी मनोज। वो हर बात में टोकती थी, हर चीज में बीच में पड़ती थी। मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती थी, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंधन के। मुझे लगता था कि जब तक वो इस घर में है, तुम कभी पूरी तरह मेरे नहीं हो पाओगे। इसलिए मैंने वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। विमला की आंखों से आंसू बह निकले और शांति जी के कांपते हुए होठों से बस इतना निकला, बेटी कहती थी तुझे, बेटी समझकर घर में रखा और तूने मुझे ही बेघर कर दिया। सुधा फर्श पर बैठ गई, रोते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई माँ जी। मैं बस अपने लिए थोड़ी सी आजादी चाहती थी, पर मैंने हद पार कर दी। मनोज की आंखों में अब सिर्फ निराशा थी। सुधा, आज तूने सिर्फ मेरी माँ को नहीं, बल्कि मुझे भी खो दिया है। क्योंकि जिस औरत के दिल में अपनी सास के लिए जगह नहीं, वो कभी किसी के लिए सच्चा प्यार नहीं रख सकती। वह अपनी माँ के पास गया, उनके कदमों में बैठ गया और बोला,
माँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपकी तकलीफ़ नहीं समझ पाया। अब यह घर फिर से आपका है। शांति जी ने अपने काँपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, गलती तेरी नहीं थी। आंखें खुलने में देर हो गई बस। सुधा वहीं ज़मीन पर रोती रही। उसकी आंखों से निकलते हर आंसू उसके झूठ का बोझ हल्का कर रहे थे। लेकिन रिश्तों का टूटा भरोसा अब कभी नहीं जुड़ सकता था। मनोज ने एक गहरी सांस ली, विमला की तरफ देखा और बोला, विमला, अगर तुम ना होती तो मैं कभी ये सच नहीं जान पाता। आज तुमने मेरी माँ ही नहीं, मुझे भी बचा लिया। विमला बोली, साहब, मैंने बस वही किया जो इंसानियत कहती है। सुधा अब फर्श पर बैठी थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके सामने उसकी सारी चालें, सारे झूठ बिखर चुके थे। मनोज अब खामोश था, पर उस खामोशी में तूफान था। थोड़ी देर बाद शांति जी ने धीमी आवाज में कहा, मनोज, अब इसे जाने दे बेटा। अगर घर में झूठ रहेगा तो शांति नहीं टिकेगी। मनोज ने अपनी माँ की ओर देखा, फिर सुधा की तरफ मुड़कर बोला, सुधा, तुम्हारे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं बची है। जिस घर में तूने मेरी माँ के लिए नफरत रखी, वहां तू अब रह भी नहीं सकती। आज से यह दरवाजा तेरे लिए बंद है, और हमेशा के लिए। सुधा ने हाथ जोड़कर कहा, मनोज, बस एक मौका दे दो, मैं सच में बदल जाऊंगी। मनोज की आंखों से आंसू बह निकले। सुधा, माफ करने की ताकत अब भी है मुझ में, लेकिन भरोसा दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि तूने मेरी माँ को सिर्फ घर से नहीं, मेरे दिल से भी निकाल दिया था। इतना कहकर मनोज ने दरवाजे की ओर इशारा किया। सुधा ने टूटी हुई नजरों से एक बार शांति जी को देखा, फिर मनोज को, फिर चुपचाप अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते उसने कहा, काश मैं समझ पाती कि सास भी माँ होती है वो। शायद तब मेरा घर बिखरता नहीं। वह दरवाजा पार कर बाहर चली गई। दरवाजा धीरे से बंद हुआ, और उस आवाज के साथ जैसे घर का बोझ उतर गया। मनोज अपनी माँ के पास आया, उनके पैरों में सिर रख दिया। माँ, अब कोई तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकता। अब ये घर फिर से वही बनेगा, जैसा आप चाहती थीं। शांति जी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अब इस घर में सिर्फ सच्चाई और प्यार रहेगा, बाकी सब भगवान के हवाले। विमला खामोश खड़ी थी। मनोज ने उसकी ओर देखा और कहा, विमला, तुमने इंसानियत का जो फर्ज निभाया, वो हमेशा याद रहेगा। आज अगर मेरी माँ मुस्कुरा रही हैं, तो उसकी वजह तुम हो। विमला ने नम्रता से कहा, साहब, मैंने जो किया वो किसी भी इंसान को करना चाहिए। घर के भीतर अब सन्नाटा नहीं था, वो शांति थी, जो सच्चाई के बाद आती है। मनोज ने खिड़की से बाहर झांका। सूरज की किरणें अब घर के हर कोने में चमक रही थीं, जैसे भगवान खुद कह रहे हों, सच कभी हारता नहीं, बस देर से सामने आता है।